दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। कल हमने चर्चा किया कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना चाहिए। यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को जरूर पढ़ें। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि दैनिक जागरण के बिहार एडिशन को कैसे पढ़ें। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी पेपर का बिहार एडिशन के किसी भी पेपर को आप लोग पढ़िए, चाहे वो दैनिक जागरण हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे प्रभात खबर हो। कोई भी पेपर एक बिहार का पढ़ना चाहिए, बीपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होता है। अब बीपीएससी में क्या चीज़ों को आपको देखनी चाहिए। अगर स्टेट के पेपर को आप लोग पढ़ रहे हैं, पटना के जागरण को पढ़ रहे हैं, तो उसमें आखिर किस पॉइंट को आपको देखना चाहिए और किस पॉइंट को आपको इग्नोर करना चाहिए। मेंस पर्सपेक्टिव से किस पॉइंट को आप अपने एग्जामिनेशन में शामिल कर सकते हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से किस पार्ट को अपने एग्जामिनेशन में शामिल कर सकते हैं, या इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से किस चीज़ों को आपको फोकस करना चाहिए। इन्हीं सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जागरण के पटना संस्करण को या बिहार एडिशन के किसी न्यूज़पेपर में हम क्या पढ़ें और बीपीएससी पर्सपेक्टिव से वो कैसे पढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर पे उन्हें शेयर कर दीजिएगा। अगर जो चीज़ यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनको उन्होंने अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो निश्चित तौर पर उनका मेंस बेहतर हो जाएगा और मेंस निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए फर्स्ट पेज पे जो है ये एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा एडवर्टाइजमेंट इस पेज पे दिया हुआ। अब ये एडवर्टाइजमेंट भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट जो दिया गया वो गंगा जल आपूर्ति योजना को लेकर के दिया गया। आप सभी को ज्ञात है कि गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है। तो गंगा जल आपूर्ति योजना बेसिकली जो गंगा का पानी है उस पानी को राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में गंगा के पानी को उपलब्ध करवाने की एक योजना है। इसको कई पर्सपेक्टिव से हमें देखने की आवश्यकता है। एक तो ये देखिए कि इससे बाढ़ से राहत मिलेगी। जो गंगा के कारण जो बाढ़ आ जाता है, बाढ़ क्यों आता है? क्योंकि गंगा का जो एक्सेस पानी हो जाता है, गंगा में अधिक पानी हो जाती है जिसके कारण बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगा इससे, यानी उत्तर बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उस समस्या से निजात मिलेगा। और दक्षिण बिहार में अगर आप देखेंगे तो सूखा की समस्या है, वहां पे पानी की किल्लत है, तो दोनों का समाधान हो सकता है। इसलिए कई सारा कमेटी आपने देखा होगा पहले भी कि उत्तर बिहार में एक तरफ बाढ़ की समस्या है और दक्षिण बिहार में एक तरफ सूखा की समस्या। तो उत्तर बिहार के अधिक पानी को अगर दक्षिण बिहार में किसी रूप में हम पहुंचाने में समर्थ हो गए तो उत्तर बिहार के बाढ़ की समस्या का भी समाधान हो जाएगा और दक्षिण बिहार के सूखा का भी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसको सबसे पहले साकार करने का काम किया है गंगा जल आपूर्ति योजना। ये योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है वर्तमान की बिहार सरकार का। तो इससे बाढ़ से भी राहत मिलेगा और दक्षिण बिहार में जो सूखा की समस्या है उससे भी समाधान इसका होगा। इसके अलावा आप देखिए 135 लीटर शुद्ध पीने के पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये जो 4 जगह है, राजगीर, गया, बोध गया और नवादा, यहाँ पे गंगा जल आपूर्ति योजना के माध्यम से गंगा के पानी को साफ करके पीने के पानी में कन्वर्ट किया जाएगा और 135 लीटर शुद्ध पीने का पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सरकार उपलब्ध करवाएगी इसके द्वारा। यानी एक तरफ से जल संकट की जो समस्या हम लोग देखते हैं बिहार में विशेष रूप से देखते हैं और बिहार में भी विशेष रूप से ये दक्षिण बिहार में देखते हैं, तो जल संकट की समस्या का निराकरण करने में ये सहायक होगी। इसके अलावा 151 किलोमीटर का ये पाइपलाइन है और विशेष रूप से 2051 तक की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया। अभी 2022 चल रहा है, आगामी 30 वर्ष के बाद जो हमें जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है बिहार की, तो जिस तरह से जनसंख्या और बढ़ेगी उस जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया। अब मैं आता हूं कि इसको कैसे मेंस के आंसर राइटिंग में शामिल कीजिए। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि बिहार में बाढ़ की समस्या है, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास कैसे हो रहा है या उस समस्या का समाधान के प्रयास में आप क्या सुझाव देंगे, तो निश्चित तौर पे आप इसको एक सुझाव दे सकते हैं कि उत्तर बिहार के जो पानी है उसको दक्षिण बिहार में किसी रूप से पहुंचाइए। और जहां तक अगर सरकार के प्रयास में है, सरकार के प्रयास में आप गंगा जल आपूर्ति योजना को शामिल कीजिएगा मेंस आंसर राइटिंग में, कि बिहार सरकार ने गंगा के पानी को दक्षिण बिहार में पहुंचाने का काम किया है। तो इससे क्या हो रहा है कि बाढ़ की समस्या का भी समाधान हो रहा है और सूखा की समस्या का भी समाधान हो रहा है। तो एक प्रैक्टिकल यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको मेंस आंसर राइटिंग में निश्चित तौर पे शामिल कीजिएगा।
जब क्वेश्चन आपसे बाढ़ और सूखा का पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर इसे शामिल कीजिएगा। जब क्वेश्चन जल संकट का पूछा जाए कि बिहार में जल संकट के समाधान के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, तो निश्चित तौर पर इसे शामिल कीजिएगा। तो कई सारे पर्सपेक्टिव में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह आप इसको मेंस के आंसर राइटिंग में शामिल कर सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे कुछ पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया यहां पे दिया हुआ, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ये चारों ही पॉइंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहां पे गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में दिया गया है, इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस तरह से जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको अपने आंसर राइटिंग में आप लोग शामिल कीजिएगा, उसको अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा, ताकि आपका मेंस जो है इनरिच हो सके। आप बीपीएससी का मेंस देने वाले हैं और बीपीएससी के मेंस में आपसे ये अपेक्षा किया जाता है कि बिहार पर्सपेक्टिव से चीज़ों को डालने का प्रयास कीजिए, अपने आंसर में उन चीज़ों को भी समाहित करने का प्रयास कीजिए जो बिहार पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा न्यूज हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्या है कि दिल्ली में वित्त मंत्री की बैठक होने वाली है या बैठक हो रही है। तो दिल्ली में जो वित्त मंत्री की बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, और बिहार के वित्त मंत्री भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो बिहार के वित्त मंत्री ने कई सारे पर्सपेक्टिव की चर्चा किया और साथ ही साथ ये बात किया है कि सरकार उसकी मदद करे। बिहार सरकार की मदद केंद्र सरकार क्यों करे, कुछ पॉइंट उन्होंने चर्चा किया। एक तो नीति आयोग की गणना, नीति आयोग ने अपनी गणना के अनुसार बताया है कि बिहार में गरीबी 51.9% है। 51.9% गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या वो 51.9% है। ये नीति आयोग का कहना। और यहां पे देखिए आपको पॉइंट मिल जाएगा, यहां पे लिखा हुआ ये चीजें। तो जब बिहार के गरीबी के बारे में आपको लिखना हो, तो बिहार के गरीबी के बारे में लिखना हो तो एक तो तेंदुलकर समिति को आप लोग कोट कर सकते हैं। आई थिंक तेंदुलकर समिति ने लगभग 33% बोला है कि बिहार में गरीबी है या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 33% है। भारत में तेंदुलकर समिति ने बोला है 21.9% है। लेकिन वही नीति आयोग का कहना है कि नहीं, तेंदुलकर समिति बनी थी 2004 में। तो तेंदुलकर समिति के जो रिकमेंडेशन था या तेंदुलकर समिति का जो रिपोर्ट था जिसमें उन्होंने कहा 33% गरीबी बिहार में है, नीति आयोग इसको नहीं मानती है। नीति आयोग को कहना लगभग 51.9% गरीबी बिहार में है या गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोगों की संख्या 51.9% है। राइट। तो इस तरह से डाटा को आप लोग मेंस आंसर राइटिंग में शामिल कर सकते हैं और कोट एंड कोट नीति आयोग के अनुसार बोल दीजिए। आप अपने आंसर में बोलिए कि नीति आयोग के अनुसार बिहार में 51.9% गरीबी रेखा से जीवन नीचे ज्ञापन करने वाले लोगों की संख्या। तो इसको आप लोग शामिल कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोला है कि बिहार को प्रति वर्ष 25 से 30 हजार करोड़ रुपए राज्यांश से केंद्रीय योजना के लिए देना होता है। यदि विशेष राज्य का दर्जा मिला तो यह नहीं देना पड़ेगा। देखिए दो तरह का योजना होता है, एक केंद्रीय योजना होता है और एक केंद्र प्रायोजित योजना होता है। केंद्रीय योजना जो होता है उसमें जो खर्च होता है उसका वहन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और केंद्र प्रायोजित योजना जो होता है उसमें जो खर्च होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती हैं। तो जो केंद्र प्रायोजित योजना है उसमें खर्च जो होता है 60:40 के रेशियो से भी हो रहा है। ये भी ध्यान से इसको भी समझने की आवश्यकता है, चूंकि इसको भी मेंस के आंसर राइटिंग में आप लोग शामिल कर सकते हैं। तो 60% केंद्र सरकार खर्च करती है केंद्र प्रायोजित योजना में और 40% राज्य सरकार खर्च करती है। तो ये 40% जो राज्य सरकार खर्च करती है लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए आता है। बिहार सरकार लगातार मांग करती है कि हमें जो है 90:10 के रेशियो से खर्च करने की अनुमति दिया जाए, यानी 90% केंद्र सरकार खर्च करे केंद्र प्रायोजित योजना में और 10% ही राज्य सरकार खर्च करे। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि राज्य का खर्चा केंद्र प्रायोजित योजना में काफी कम हो जाएगा। जो 30 हजार करोड़ होता था महज 1/4 हो जाएगा, यानी 8 हजार करोड़ हो जाएगा। तो वो जो पैसा बचेगा सरकार के पास, वो सरकार पैसा डेवलपमेंट के काम में लगाएगी। बिहार सरकार की जो अपनी योजना है उस योजना के क्रियान्वयन में लगाएगी, 7 निश्चय योजना में लगाएगी, गंगा जल आपूर्ति योजना में लगाएगी। राइट। तो ये भी मांग लगातार उठाती रहती है बिहार सरकार। इसलिए बिहार सरकार लगातार कहती है कि विशेष राज्य का दर्जा उन्हें दिया जाए। अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाता है तो 90:10 के रेशियो में खर्च होता है। वहां पे 90% पैसा खर्च करती है केंद्र सरकार और 10% पैसा खर्च करती है राज्य सरकार।
तीसरा पॉइंट जो हमारे वित्त मंत्री ने उठाया है, दिल्ली में वित्त मंत्री की जो बैठक है उसमें उठाया है कि प्रति व्यक्ति आय बिहार में भी 50,000 रुपया 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय बिहार में 50,000 रुपया है। सॉरी 21-22 में 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय बिहार में 50,555 रुपया। लेकिन यह अभी भी अगर आप देखेंगे तो लगभग देश में कि लगभग 1/3 है, या लगभग देश में जो है लगभग 2.5 गुना अधिक है देश की प्रति व्यक्ति आय। तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय भी देश के औसत से काफी कम है। तो इसको बढ़ाया कैसे जाए? इसको बढ़ाने के लिए पूंजीगत खर्च को अधिक करना होगा। अब पूंजीगत खर्च क्या होता है? खर्च 2 तरह के होते हैं बेसिकली। अगर बजट आप पढ़िएगा तो खर्च 2 तरह के होते हैं। एक तो राजस्व खर्च होता है। राजस्व खर्च होता है मतलब कि ऐसे जगह जहां पे सरकार इन्वेस्ट कर देती है लेकिन सरकार को उसका आउटपुट विशेष रूप से तात्कालिक रूप में नहीं मिलता। जैसे सरकार मान लीजिए शिक्षा पे पैसा खर्चा करेगी, उसका आउटपुट सरकार को नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य पे खर्चा करेगी, उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। सरकार कहीं बाढ़ आ गया तो सरकार ने कुछ पैसा दे दिया, उसमें उसका आउटपुट नहीं मिलेगा सरकार को। तो इसको कहा जाता है राजस्व खर्च। और बिहार में राजस्व खर्च की संख्या अधिक होती है। लेकिन बिहार के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि सरकार पूंजीगत खर्च पे अधिक फोकस करे। पूंजीगत खर्च क्या होता है? सरकार ने कहीं रोड बना दिया है तो उसका आउटपुट सरकार को मिलेगा, टोल टैक्स के माध्यम से पैसा रिटर्न हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार जो खर्च करती है, सरकार ने कहीं ब्रिज बना दिया, सरकार ने कहीं एयरपोर्ट बना दिया, तो ये सब पूंजीगत खर्च में आता है। जहां पे सरकार इन्वेस्ट करती है तो सरकार को उसका आउटपुट मिल जाता है। तो इसलिए आवश्यकता होता है कि कभी भी कहीं भी किसी भी राज्य में या देश में समग्र विकास के लिए आवश्यक होता है कि पूंजीगत खर्च की सीमा बढ़ाया जाए। अगर बजट आप लोग ढंग से पढ़ते होंगे, अच्छे से पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि इस बार का जो केंद्रीय बजट है उसमें भी पूंजीगत खर्च की सीमा काफी बढ़ाई गई थी। तो ये कुछ बातें हमारे राज्य के वित्त मंत्री जी ने, जो वित्त मंत्री की बैठक हो रही है दिल्ली में, उसमें हमारे बिहार की मांगों को उन्होंने केंद्र सरकार के सामने में स्पष्ट तौर पे रखा है, केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने में स्पष्ट तौर पे रखा है। राज्यपाल और न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे कुलपति। देखिए बिहार में एजुकेशन सिस्टम को लेकर के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और विशेष रूप से जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में बिहार की स्थिति बहुत खराब है। और हायर एजुकेशन को बेसिकली रेगुलेट करने का काम राज्यपाल करते हैं। इसलिए बिहार सरकार आप देखते होंगे अक्सर पल्ला झाड़ लेता है हायर एजुकेशन को लेकर के। कहीं कहीं जगह आप देखते होंगे कि यूनिवर्सिटी का सत्र काफ़ी लेट चलता है, 5 साल में डिग्री मिलता है, 6 साल में मिलता है, 7 साल में मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में बिहार सरकार बोलती है कि ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। चूँकि किसी भी राज्य का जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है, यानी कुलपतियों के भी अधिपति राज्यपाल होते हैं, कुलपति का भी हेड राज्यपाल होता है। तो इसलिए ये समस्या बिहार में अक्सर देखी गई है। मिशन 60 दिन 5 जिले हुए सम्मानित। बिहार में बिहार सरकार ने स्वास्थ्य की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए मिशन 60 अभियान लॉन्च किया था। और मिशन 60 60 दिन का अभियान था, जिसमें 60 दिन में बिहार के कंडीशन को सुधारने का प्रयास करना था। और इसमें बेसिकली 5 जिला बांका, खगड़िया, शेखपुरा, अररिया और भागलपुर को शामिल किया गया जो बेहतर काम किया। तो बिहार में स्वास्थ्य कंडीशन को लेकर के अगर आंसर लिखना हो आपको या क्वेश्चन आए तो आप इसको शामिल कर सकते हैं कि बिहार सरकार ने मिशन 60 के माध्यम से बिहार की स्वास्थ्य दशाओं को सुधारने का प्रयास किया है। तो इस रूप में इसको आप लोग शामिल कर सकते हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने तक अतिरिक्त सहायता। देखिए वही पॉइंट है जो मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग चल रही है जिसमें राज्य के वित्त मंत्री शामिल हो रहे हैं। हमारे राज्य के वित्त मंत्री वहां पे शामिल हुए और उन्होंने अपनी मांगों को सरकार के सामने में रखा है। और जो चर्चा मैंने वहां किया था, सेकेंड पेज पे किया था, उसी पॉइंट को यहाँ पे लगभग डिस्कस किया गया। लेकिन इसमें से कई सारा पॉइंट आप है जो चुरा सकते हैं, यानी बिहार के डेवलपमेंट के लिए कैसे कैसे काम किया जाए उसमें कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे केंद्र प्रायोजित योजना में 90:10 के रेशियो से जो है फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, 90% केंद्र सरकार करे, 10% राज्य सरकार करे। तो एक काम तो ये है।
दूसरा पॉइंट आप सजेशन में दे सकते हैं कि केंद्र प्रायोजित योजना अगर 30 से अधिक हुई तो वैसे कंडीशन में उसका खर्च केंद्र सरकार द्वारा करे। तीसरा पॉइंट आप यहां पे दे सकते हैं कि सुदूर पंचायत, ग्रामीण, हाट और प्रखंड और अनुमंडल को जिला से जोड़ने वाली जो मार्ग है उसको बनाने में केंद्र सरकार अतिरिक्त पैसा दे राज्य सरकार को। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन टैरिफ लागू करें। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए नाबार्ड के तहत बिजली कंपनियों को ज्ञापन दिया जाए या कर्ज दिया जाए। सरकार ये करे, केंद्र सरकार ये करे। इसके अलावा कई सारा रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया गया है कि दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना हो, इसके लिए सरकार मदद करे। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, बाढ़ और सूखा में भी आप इसको कोट कर सकते हैं कि कोसी मेची जोड़ो नदी परियोजना में केंद्र सरकार अधिक से अधिक राज्य सरकार का मदद करे। आप सभी को पता है कि कोसी मेची जोड़ो परियोजना शुरू हो गई है, उसका डीपीआर तैयार करने का सरकार ने आदेश दे दिया है। कोसी जो है वो नदी कोसी क्षेत्र की है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। और मेची नदी बेसिकली महानंदा की एक सहायक नदी है जो सीमांचल में बहती है। सीमांचल में 4 जिला आता है, कटिहार, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया। तो कोसी के जो पानी है उस पानी को ट्रांसफर किया जाएगा मेची में, ताकि जो सीमांचल क्षेत्र है, जो ये 4 जिला मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वहां की जल आपूर्ति की समस्या का समाधान हो सके, वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सके, वहां के लोगों को सिंचाई का पानी मिल सके। इसलिए कोसी मेची जोड़ो नदी परियोजना भी सहायक है, या ये भी काफी इंपॉर्टेंट परियोजना। और विशेष रूप से कोसी के क्षेत्र में बाढ़ आती है कोसी नदी के कारण, तो बाढ़ की समस्या का भी समाधान होगा। तो एक तरफ कोसी के क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का समाधान होगा, दूसरी तरफ सीमांचल के क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी मिलेगा। तो ये आवश्यक है। देखिए, जो बिहार पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज है उसी को हम लोग शामिल कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि बिहार पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज को आप लोग पढ़ना सीखें या पढ़ना समझें कि कौन सा न्यूज बिहार पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और मेंस आंसर राइटिंग में कैसे उस न्यूज को आप शामिल कर सकते हैं। जैसे ये न्यूज है, दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित दरभंगा, पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 रिकॉर्ड स्तर पर नापा गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पे कई बार हमने चर्चा किया है। किसी भी जगह की एयर को क्वालिटी करने का मेजर होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली अगर दरभंगा का दिखेगा तो 424 रहा है और दिल्ली का दिखेगा 303 रहा है, यानी दरभंगा की एयर काफ़ी पॉल्यूटेड है दिल्ली के कंपेयर। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फिर सरकार को क्या क्या करना चाहिए। और आपको अगर शक्ति दिया जाए तो आपको एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करना, बिहार की एयर समस्या का समाधान करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इस पर्सपेक्टिव में आप लोग सोचिएगा। बाकी एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने सिटी का आप लोग चेक कीजिएगा, आज नेट पे सर्च कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप मधुबनी के हैं तो आप सर्च कीजिए एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ मधुबनी, आपको वहां पे शो कर देगा एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके यहाँ का क्या है। शिक्षा के बगैर संभव नहीं व्यक्ति और व्यवस्था का विकास। देखिए, जब भी इस तरह का स्टेटमेंट हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट हो, राज्यपाल जी का स्टेटमेंट हो, किसी मंत्री जी का स्टेटमेंट हो, तो उस स्टेटमेंट पे एक बार ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और उस स्टेटमेंट के दौरान अगर आपको कोई पॉइंट मिल गया या कुछ डाटा मिल गया तो उसको नोट कर लीजिए, एग्जामिनेशन में उसको फिर अपने आंसर राइटिंग में शामिल कीजिए और धीरे धीरे आप एग्जामिनेशन में उसको अपने आंसर राइटिंग में शामिल कर पाएंगे। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट, ये एडवर्टाइजमेंट है लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अभी हमने चर्चा किया कि बिहार में भी मान लीजिए एयर पोल्यूशन हो रहा है। दरभंगा का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब है, 400 प्लस है। 400 प्लस काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन होता है। ब्रिटेन में 300 प्लस एक बार एयर क्वालिटी इंडेक्स गया था तो वहाँ पे उन्होंने आपातकाल लगा दिया, राइट। तो 300 प्लस होने पे ब्रिटेन में आपातकाल लगा दिया और सोचिए दरभंगा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 प्लस है। इसका मतलब है कि दरभंगा की एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। तो उस एयर क्वालिटी जो खराब है उसका एक रीज़न होता है पराली जलाना, यानी फसल के जो अवशेष होते हैं, बिहार में इसको पुआल कहा जाता है। जो मान लीजिए धान वगैरह होता है तो धान काटने के बाद जो उसका अवशेष होता है उसको लोग क्या करते हैं, खेत में छोड़ देते हैं।
और खेत में छोड़ देते हैं तो उसको वहीं पे जला देते हैं। उस जलाने से क्या होता है कि धुआं उत्पन्न होता है, और उस धुआं से क्या होता है कि एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो वायु प्रदूषण को निवारण के लिए आवश्यकता इस बात की भी है कि हम पराली जलाने की समस्या को रोकें। बिहार में भी अब पराली जलाया जा रहा है, पुआर जलाया जा रहा है। तो इसके लिए सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है। यहाँ पे सरकार ने बताया है कि अगर पराली जलाते हैं, फसल अवशेष जलाते हैं, तो मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है। इसको मेंस आंसर राइटिंग में आप लोग शामिल कर सकते हैं। यानी पराली जलाने से क्या होता है कि मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जैविक कार्बन जो पहले हमारी मिट्टी में थी वो कम हो जाती है। यानी ये मिट्टी के लिए भी खतरनाक कंडीशन है पराली जलाना। दूसरा यह है कि जो पराली जलाते हैं आप, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी में जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो जीवाणु होता है, जो केचुआ होता है, केचुआ को किसान का दोस्त कहा जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो मर जाता है। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं हमारे खेत के लिए भी खतरनाक है और हमारे किसान के लिए भी खतरनाक है। जमीन का जो है पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। अगर खेत में ही पराली आप जला लीजिएगा तो जमीन का जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, और इससे क्या होगा, ये तो होगा ही, ये तो बाय प्रोडक्ट होगा, किसान अपना ही नुकसान कर रहा है। इसके अलावा पर्यावरण का भी नुकसान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पर्यावरण में रिलीज होता है। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि 1 टन जो फसल के अवशेष जो है उसको जलाने से 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए, सरकार ने यहाँ पे कुछ सुझाव किसानों को दिया है कि ये आप कीजिए। यानी फसल की कटनी हार्वेस्टर से की गई हो तो खेत में फसल को पुआल, खूंटी इत्यादि को जलाने के बदले खेत की सफाई हेतु बेलर मशीन का प्रयोग करें, और साथ ही साथ अपने फसल के अवशेष को खेतों में जलाने के बदले वर्मी कंपोस्ट बनाइए। उसी फसल का जो फसल का अवशेष है पराली का, उसका वर्मी कंपोस्ट बना दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए। पलवार विधि मैचिंग से खेती में व्यवहार कीजिए और मिट्टी को बचाइए। संसाधनीय कृषि पे फोकस कीजिए। तो ये सब काम कर सकते हैं आप मिट्टी की उर्वरता को बचाने के लिए, मिट्टी के क्षमता को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण में होने वाले नुकसान को बचाने के लिए। हो सके जितना हो सके पुआल को जलाना बंद कीजिए। देखिए, इसको भी एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको किस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। भंडारण की समस्या हमारे देश में है, और भंडारण की समस्या के रिकमेंडेशन के लिए प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम भी आए थे। अशोक दलवाई समिति ने अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि किसानों की आय 2022 तक अगर हमें इंप्रूव करना है तो हमें 7 काम करने होंगे। उसी 7 काम में एक काम उन्होंने कहा था कि भंडारण को तंदुरुस्त करना होगा। और अभी कटनी का समय है, कटनी के बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि व्यवस्थित रूप से भंडारण नहीं किया जा रहा। उसी को लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ है, इसको आप लोग इस रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, इतना बिहार से इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो था मैंने आपके साथ चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और साथ ही साथ आपकी ये क्लैरिटी हो गई होगी कि आखिर किस न्यूज़ को पढ़ें, किस न्यूज़ को छोड़ें। बिहार के न्यूज़ को भी पढ़ने की आवश्यकता है, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को पढ़ने की आवश्यकता है, और उससे किस भाग को पढ़ने की आवश्यकता है, ये चर्चा मैंने आपके साथ किया। चलिए, आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।